जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगभग आने ही वाला 100% तो नहीं लेकिन 99% कह सकते हैं, आपको साबुन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। आज साबुन का पूरा सब कुछ, साबुन के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते वो हम सब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि साबुने क्या होते हैं। तो जो साबुन होते हैं, तो ये जो साबुन होते हैं ये तेल या वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। तेल या वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो साबुन क्या होते हैं? तो साबुन तेल या वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, साबुन के प्रकार, अभी आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। साबुन के प्रकार, तो साबुन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नंबर एक मृदु साबुन और नंबर दो कठोर साबुन। नंबर एक मृदु साबुन और नंबर दो कठोर साबुन। मृदु साबुन क्या होते हैं? यदि तेल या वसा के साथ कास्टिक पोटाश यानी कास्टिक पोटाश उपयोग में लिया जाता है तो जो साबुन बनता है वो मृदु साबुन बनता है। और मृदु साबुन जो होते हैं वो पानी के साथ झाग अधिक देते हैं। जो मृदु साबुन होते हैं वो अधिक झाग देते हैं। जो मृदु साबुन होते हैं वो अधिक झाग देते हैं और जो कठोर साबुन होते हैं वो कम झाग देते हैं। इसमें जो यूज़ होता है वो KOH यूज़ होता है और कठोर साबुन में जो यूज़ होता है वो NaOH यूज़ होता है। यानी ये जब तेल या वसा के साथ कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है तो जो साबुन बनते हैं वो कठोर साबुन बनते हैं और ये कम झाग देते हैं। लेकिन जब तेल या वसा के साथ कास्टिक पोटाश यानी KOH उपयोग करा जाता है तो जो साबुन बनते हैं वो मृदु साबुन बनते हैं और मृदु साबुन जो होते हैं वो अधिक झाग देते हैं। आप ये तक याद रख सकते हो कि मृदु साबुन वे साबुन होते हैं जो कम झाग मतलब ज़्यादा झाग देते हैं और कठोर साबुन वे साबुन होते हैं जो कम झाग देते हैं। एक अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होना चाहिए? अच्छे साबुन की विशेषताएं, पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। अधूरा वीडियो मतलब छोड़ के मत चले जाना। साबुन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अभी हम साबुन के बनाने की रिएक्शन और वो सब आपको बताएंगे। अगला है कि अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, देखिएगा। नंबर एक, जो साबुन है वो चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। नंबर दो, साबुन क्षार रहित होना चाहिए। साबुन क्षार रहित होना चाहिए, चूंकि क्षार युक्त साबुन हमारे कपड़ों के लिए और हमारे जिस्म के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्षरण करता है कपड़े का भी और हमारे शरीर का भी, खाल का भी। इसलिए जो साबुन अच्छा है वो कैसा होना चाहिए? वो क्षार रहित होना चाहिए, यानी उसमें क्षार नहीं होना चाहिए। नंबर 3,
साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए ताकि साबुन को ये जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये उसे खाएं नहीं, ठीक है। तो उसमें जो कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। साबुन में जो मुंह धोने वाले साबुन होते हैं उनमें सुगंध होना चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो ये एक अच्छे साबुन की विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए साबुन बनता कैसे है, साबुन कपड़ा साफ कैसे करता है, ये सब बातों पर चर्चा करते हैं। एक परिभाषा आती है साबुनीकरण। यानी साबुनीकरण क्या होता है? तो तेल या वसा के जब तेल या वसा के संगत अम्ल को यानी जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में बदल जाते हैं तथा ग्लिसरॉल भी बनता है। तो इसे ही हम साबुनीकरण कहते हैं। यानी जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह लो, परिभाषा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज्यादा कहेंगे तो एक ही चीज कहो कि जब तेल या वसा को ग्लिसराइड भी बोलते। तो एक और छोटे में हम कहना चाहें तो कि जब ग्लिसराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम या पोटेशियम संगत अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में बदल जाते हैं। तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में बदल जाते हैं। तो ये बदलना ही इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण। जैसे देखिएगा, जैसे ये है एक कोई CH2 COO C17 H35 CH COO C17 H35 CH2 COO C17 H35। ये कौन चीज है? ये तेल या वसा है और जिसे हम बोलते हैं ग्लिसराइड, ग्लिसराइड। जब हम इसे संगत अम्ल के मतलब जब हम तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा के संगत अम्ल के जो सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं जिन्हें हम साबुन कहते हैं और इस पूरी अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। यानी मतलब तेल या वसा से साबुन का बनना साबुनीकरण कहलाता है। सिंपल एक बात ये समझ लीजिए आप कि तेल या वसा से साबुन का बनना साबुनीकरण कहलाता है। साबुन के साथ साथ और ग्लिसरॉल भी बन जाता है। यानी यहां से जो बनता है वो ये बनता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये जो है ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल प्लस थ्राइस C17H35 COONA है। C17H35 ये सोडियम स्टीयरेट, ये कौन चीज है? ये है सोडियम स्टीयरेट है जिसे हम साबुन कहते हैं। C17H35 COONA, इसी को हम साबुन कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी अभिक्रिया को भी हम यानी तेल या वसा से साबुन का बनना ही साबुनीकरण कहलाता है। अब इसके बाद साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया।
साबुन की सफाई प्रक्रिया, यानी साबुन जो है वो कपड़े कैसे साफ कर लेता है, साबुन जो है वो कपड़े कैसे साफ करता है, ये चीज बतानी है। साबुन जैसे अभी हमने आपको बताया कि साबुन जो होता है वो C17H35COO ये है साबुन। तो साबुन के दो हिस्से होते हैं, साबुन के जो दो भाग होते हैं, एक होता है आयनिक हिस्सा और एक होता है अनायनिक हिस्सा। इसमें जो है अनायनिक है एक और एक है आयनिक। इसमें जो अनायनिक भाग है, अनायनिक जो भाग है वो है C17H35। ये साबुन का कैसा भाग है, अनायनिक, ये कार्बन श्रृंखला है। दूसरा है आयनिक भाग, और जो आयनिक भाग है वो है COONA और Na पॉजिटिव। क्लियर हुई? ये वाला जो आयनिक भाग है ये होता है जल विरोधी, ये होता है जल विरोधी, और ये वाला जो हिस्सा है, ये आयनिक हिस्सा है, ये होता है जल स्नेही। जो अनायनिक हिस्सा है वो होता है जल विरोधी, और जो आयनिक हिस्सा है वो होता है जल स्नेही। अगर इतना हमें मालूम है, जो लिखने में हम जो है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और जो COO है उसे हम इस तरीके से गोला बना देते हैं, और इसके ऊपर ये निगेटिव हिस्सा हो जाता है, और Na पॉजिटिव, इस तरीके से लिखते हैं। जब हम किसी कपड़े को साबुन के घोल में डालते हैं तो हमें मालूम है कि साबुन का हिस्सा दो तरीके से होता है, एक आयनिक भाग होता है और एक अनायनिक भाग होता है। जो आयनिक भाग होता है वो होता है जल स्नेही, और जो अनायनिक भाग होता है वो जल विरोधी। ये जल विरोधी जरूर होता है, लेकिन ये मैल के अणु से चिपक जाता है। जैसे सपोज ये यहाँ पर कोई कपड़ा है और उसमें ये कोई धूल का कण है, ये कोई एक धूल का कण लिया हमने, मान लिया थोड़ा सा, तो जब हम कपड़े को ऐसे ही मतलब ये साफ करता है, ये कोई धूल का कण है, और इसमें क्या हुआ, जब हमने इसे डाला तो जो अनायनिक सिरा है ये होता तो है जल विरोधी, ये होता है जल विरोधी, लेकिन ये मैल के अणुओं से चिपक जाता है। तो ये वाला जो है ये इससे चिपक जाएगा, कौन सा, मुख्य कार्बन श्रृंखला वाला हिस्सा इससे चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो साबुन के अणु हैं वो इधर की ओर इसी को बोलते हैं मिसेल, यानी साबुन के अणुओं का इस तरीके से मैल के अणु को घेर लेना ही क्या बोला जाता है, मिसेल। तो यही मिसेल है, इस तरीके से ये घेर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये वाला हिस्सा होता है जल विरोधी, और ये आयनिक हिस्सा जो होता है ये होता है जल स्नेही। ये वाला जो साबुन के अणु हैं ये मैल के अणु को चिपका लेते हैं। अब चूंकि ये हिस्सा होता है जल विरोधी, जल स्नेही, तो ये वाला जल की ओर आकर्षित होता है और जल में आ जाता है। लेकिन चूंकि इस हिस्से के साथ ये कार्बन श्रृंखला लगी होती है और कार्बन श्रृंखला के साथ मैल का अणु लगा होता है, तो जब ये जल में आते हैं
तो ये मैल के अणु को भी जल के अंदर ले आते हैं। तो कपड़े से मैल का जो अणु है वो अलग हो जाता है और इस तरीके से कपड़ा साफ हो जाता है। एक बार चाहो फिर से समझ सकते हो कि साबुन की सफाई प्रक्रिया समझने के लिए हमें मालूम है कि जो साबुन होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला और दूसरा होता है इसका ये वाला भाग आयनिक हिस्सा। एक होता अनायनिक, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है वो होती है अनायनिक, और दूसरा हिस्सा जो होता है ये CONA, ये होता है आयनिक। जो अनायनिक हिस्सा होता है वो होता है जल विरोधी और जो आयनिक हिस्सा होता है वो होता है जल स्नेही। ठीक है, तो ये जब हम गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डालते हैं तो ये जो कार्बन वाला, मुख्य कार्बन वाला जो हिस्सा है वो मैल के अणु को चारों ओर से घेर लेता है। इस तरीके से मिसल, इसको मिसल कहा जाता और ये मिसल का निर्माण करते हैं। ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है जल स्नेही। अब इसे घोलने पर ये वाला हिस्सा जल में जाएगा, चूंकि इससे मुख्य कार्बन श्रृंखला लगी हुई है और मुख्य कार्बन श्रृंखला से ये मैल का अणु लगा हुआ है, तो ये भी इसके साथ जल में चला जाएगा और कपड़ा जो है, कपड़े से मैल के अणु हट जाएंगे और कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कपड़ा साफ हो जाता है। तो साबुन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।